औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस क्लास में हम पढ़ रहे थे जी पोटेंशियल बैरियर प्रॉब्लम्स और हम देख रहे थे कि किस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं वो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर पाते हैं अगर एनर्जी पार्टिकल की बहुत ज़्यादा है वी नॉट से, मतलब पोटेंशियल से। और अब हम इसका सेकंड केस डिस्कस करेंगे और आज हम देखेंगे कि अगर एनर्जी पार्टिकल की स्मॉलर है पोटेंशियल बैरियर से फिर क्या होगा। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जिसकी एनर्जी लेस देन पोटेंशियल बैरियर है वो जब जैसे वॉल तक पहुंचेगा बैरियर की तो उससे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा और बिल्कुल भी वो पेनिट्रेट नहीं हो सकेगा थ्रू बैरियर और इसलिए यहाँ पर टोटल रिफ्लेक्शन का केस होगा। और जो रीजन 2 है जिसमें आपके पास पोटेंशियल बैरियर मौजूद है 0 से लेके ए लिमिट तक, वो फिर क्लासिकली फॉरबिडन रीजन कहलाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली जो वेव फंक्शन है मूविंग पार्टिकल का वो जीरो नहीं है बियॉन्ड बैरियर, और जो पार्टिकल है वो उसके पास कुछ ना कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है कि वो टनल कर जाए बैरियर में से। और इस टनलिंग इफेक्ट के जरिए हम देखते हैं कि जो पार्टिकल है वो प्रोपेगेट कर जाता है एक रीजन से दूसरे रीजन में, और जब उसकी एनर्जी ई जो है वो इवन स्मॉलर है पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट से। तो जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि ये ऐसे ही है जैसे आप एक बॉल लेते हैं और उसको एक वॉल के साथ स्ट्राइक करवाते हैं तो क्लासिकली तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली वो टनल भी कर सकती है, गुजर भी सकती है उसमें से। तो पोटेंशियल बैरियर जो है फर्स्ट रीजन में पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि एक्स इज लेस देन जीरो है, दूसरा रीजन जो है जीरो से लेके ए तक उसमें पोटेंशियल वी नॉट है, और थर्ड रीजन जो है जिसमें एक्स इज ग्रेटर देन ए है वहां पर फिर पोटेंशियल आपके पास जीरो है। तो पोटेंशियल जो है इट इज रिपल्सिव एंड डज नॉट सपोर्ट टू बाउंड स्टेट्स। अब हम रीजन 1 में देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। रीजन 1 में पार्टिकल जो है वो फ्री है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस रीजन में जब हम लिखेंगे तो v को 0 लिखेंगे, ये हमारे पास d स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me ओवर स्क्वायर स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2me ओवर h स्क्वायर स्क्वायर को हम k1 स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, और इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो हमारे पास a एक्सपोनेंशियल आयोटा k1x प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k1x आएगा। जो वेव फंक्शन है इसके दो पार्ट्स हैं। आपके पास एक इंसिडेंट पार्ट है a एक्सपोनेंशियल आयोटा k1x वाला, और b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k1x वाला पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टेड पार्ट है। ये इंसिडेंट पार्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और रिफ्लेक्टेड पार्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। अब रीजन 2 जब देखते हैं दैट इज 0 से a के दरमियान में है, पार्टिकल जो है वो अब बैरियर रीजन के अंदर है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है विद इन दिस बैरियर वी नॉट होगा और ये हमारे पास ई माइनस वी नॉट की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास हम कंसीडर करें कि एनर्जी इज लेस देन वी नॉट, तो ये साइन जो है हम चेंज कर लेंगे, यहाँ हम माइनस के साथ इसको रिप्लेस करेंगे, और जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे या इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वी नॉट माइनस ई की फॉर्म में के टू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन हमें देगा साई टू एक्स इज इक्वल टू सी ई के टू एक्स प्लस टी ई माइनस के टू एक्स, और यहाँ पर जो वेव फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है विद द वेव वेक्टर के। अब आप रीजन 3 में देखें, यहाँ पर भी अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास ट्रांसमिटेड पोर्शन है, इसको देखें तो ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन है। यहाँ पर पार्टिकल 3 में जब देखते हैं तो हमारे पास ये भी पोटेंशियल फ्री रीजन है, वी एक्स जीरो हो जाएगा, डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2me ओवर एच स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर 2me ओवर एच स्क्वायर अगेन के वन स्क्वायर के बराबर होगा, और इसका जो सोल्यूशन है ई एक्सपोनेंशियल आयोटा के वन एक्स और एफ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के वन एक्स की फॉर्म में आएगा। यहाँ पर ये ई एक्सपोनेंशियल आयोटा के वन एक्स जो है ये ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है, सॉरी पार्ट है वेव फंक्शन का, और साई 3 ट्रांसमिटेड वेव फंक्शन है। और ये जो टर्म है एफ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के वन एक्स, ये ऑब्वियसली आपके पास रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, लेकिन इस रीजन में रिफ्लेक्शन कहीं पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप ये देखें कि इस रीजन में कहीं कोई वॉल नहीं है, मतलब ऐसे कोई वॉल मौजूद नहीं है जिससे वो टकराए और फिर रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आए। तो इसलिए हम ये जो हमारा पोर्शन है एफ एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के वन एक्स को निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि कोई बैरियर वहाँ मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास जो फिगर है ये हमें बता रही है कि ये देखें ए जो है आपके पास वॉल की तरफ जा रहा है, इंसिडेंट है, ये बी वाला पोर्शन रिफ्लेक्टेड है, सी और डी दोनों ही बैरियर के अंदर के रीजन के आपके पास
पार्ट है वेव फंक्शन के, और ई जो है ये ट्रांसमिटेड है, और इन दिस वे आपके पास ये ऑसिलेट करते हुए जा रहा है, वॉल के साथ टकराता है तो डिके होता है एक्सपोनेंशियली, और उसके बाद फिर ये थर्ड रीजन में आ जाता है। अब हम कंटिन्यूटी कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए हम वॉल x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास इस वॉल पर साई 1 और साई 2 है, तो उन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास a प्लस b विल बी इक्वल टू c प्लस d आ जाएगा। अब इनका डेरिवेटिव लेते हैं, और डेरिवेटिव लेने के बाद फिर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा a आयोटा k1, और यही वेव फंक्शन एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 x, फिर आएगा b माइनस आयोटा k1 और साथ में एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k1 x, और इसमें आएगा आपके पास c k2 एक्सपोनेंशियल k2 x, और यहाँ आएगा माइनस d k2 एक्सपोनेंशियल माइनस k2 x। x को 0 पुट करके तो और रीअरेंज करके हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है a माइनस बी k2 ओवर आयोटा k1 c माइनस। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन को हम वेव फंक्शन दूसरे पर लगाते हैं, दूसरी वॉल पे लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पर साई 2 और साई 3 को लेंगे। साई 2 के लिए हमारे पास c e k2 a है, और फिर d e माइनस k2 x है, तो x को हमने a पुट कर दिया है, और फिर साई 3 में e एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 x था, तो x को a पुट कर दिया। तो इस फॉर्म में इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। अब हम इसकी डेरिवेटिव लेते हैं, और फिर हम x इज इक्वल टू a को पुट करते हैं, तो हमारे पास कुछ रिजल्ट इस फॉर्म में आ जाता है, c e k2a माइनस d e माइनस k2a इज इक्वल टू आयोटा k1 ओवर k2 e एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 a। अब हम इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ पर 2c एक्सपोनेंशियल k2a विल बी इक्वल टू 1 प्लस आयोटा k1 बाई k2 e एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 a माइनस k2 a। और यहाँ पर आप देखें, हम सॉरी इसकी फॉर्म में मिलेगा k1 a, और फिर हम k2 a को दूसरी साइड पर जब लेकर जाएंगे तो हमारे पास और ये आयोटा k1 माइनस k2 a की फॉर्म में आ जाएगा, और c विल बी इक्वल टू, ये टर्म्स तो कैंसिल हो जानी है d वाली, और e बाई टू 1 प्लस आयोटा k1 बाई k2 एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 माइनस k2 a की फॉर्म में आएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को 4 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमारे पास आएगा जी d 2d एक्सपोनेंशियल माइनस k2a विल बी इक्वल टू 1 माइनस आयोटा k1 ओवर k2 e एक्सपोनेंशियल आयोटा k1a, और फिर हम एक्सपोनेंशियल माइनस k2a को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस की फॉर्म में आ जाएगा, और 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी d इज इक्वल टू e बाई टू 1 माइनस आयोटा k1 ओवर k2 एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 प्लस k2a। अब हम इक्वेशन 6 और 7 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, जहां पर हमें c और d की वैल्यू को पुट करना था। a प्लस हमारे पास ऑलरेडी है, c और d की वैल्यूज को पुट कर दिया हमने, और उसके बाद हमने इस इक्वेशन को दोनों साइड पर a से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास 1 प्लस b बाई a विल बी इक्वल टू e बाई 2a 1 प्लस आयोटा k1 ओवर k2 एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 माइनस k2a प्लस e बाई 2a 1 माइनस आयोटा k1 ओवर k2 एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 प्लस k2a की फॉर्म में आ जाएगा। अब हम आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 a को कॉमन ले लेते हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल बनती है। तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनेगा वो एक्सपोनेंशियल माइनस k2a प्लस एक्सपोनेंशियल k2a ओवर 2 माइनस आयोटा k1 ओवर k2, और देन एक्सपोनेंशियल k2a माइनस k2a ओवर 2 की फॉर्म में रिलेशनशिप बन जाता है। यहाँ पर ये जो रिलेशनशिप है प्लस वाला, ये कॉस हाइपरबोलिक k2a को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये माइनस वाला साइन हाइपरबोलिक k2a को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनको वैल्यूज को हम पुट करते हैं। इसी तरीके से अब हम इक्वेशन 6 और 7 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, यानी जो हमारे पास रिलेशनशिप a माइनस बी k2 ओवर आयोटा k1 c माइनस d है, इसमें c और d की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जब उन वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ इस किस्म का रिजल्ट बनता है, e ओवर 2 1 प्लस आयोटा k1 ओवर k2 और एक्सपोनेंशियल टर्म माइनस k2 ओवर आयोटा k1 e बाई टू 1 माइनस आयोटा k1 ओवर k2, और ये एक्सपोनेंशियल की टर्म हम a से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड पर, और थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास जो रिलेशनशिप बनता है वो बनता है माइनस एक्सपोनेंशियल k2a माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस k2a ओवर 2 प्लस आयोटा k1 ओवर k2 एक्सपोनेंशियल k2a माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस k2a ओवर 2। ये माइनस वाली टर्म हमें साइन हाइपरबोलिक फंक्शन दे देती है, और ये पॉजिटिव वाली टर्म हमें कॉस हाइपरबोलिक दे देती है। तो उसके बाद हम k2 ओवर आयोटा k1 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो हमारे पास ये वाली जो टर्म है
ये हमें दे देती है कॉस हाइपरबोलिक k2a पॉजिटिव टर्म में, और इस टर्म में आयोटा k2 ओवर k1 आ जाता है हमारे पास साथ में मल्टीप्लाई होकर। अब हम इक्वेशन नंबर 8 और इक्वेशन नंबर 9 जो है उसको ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 9 है और ये इक्वेशन नंबर 8 है। दोनों को ऐड करके हमें मिलता है 2 इज इक्वल टू ई बाई ए और एक्सपोनेंशियल आयोटा k1a और हाइपरबोलिक टर्म्स प्लस ई बाई ए एक्सपोनेंशियल आयोटा k1a और हाइपरबोलिक टर्म। दोनों को ऐड करके हमें मिल जाता है 2 cos हाइपरबोलिक k2a माइनस आयोटा k1 ओवर k2 sin हाइपरबोलिक k2a प्लस आयोटा k2 ओवर k1 sin हाइपरबोलिक k2a। इनको जो फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमें एंड रिजल्ट में जो मिलता है वो e बाई a की वैल्यू मिलती है 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k1a ओवर 2 cos हाइपरबोलिक k2a प्लस आयोटा k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर ओवर k1 k2 sin हाइपरबोलिक k2a। अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के लिए हमें लेना पड़ेगा इसका स्क्वायर और मॉड। उसका मतलब है कि हमें मॉड का स्क्वायर कैसे आता है कि हम वेव फंक्शन और उसको कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अब हम ई बाई ए का कॉन्जुगेट लेंगे और उसको ई बाई ए में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली टर्म्स के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये 2 एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा k1 बन जाएगा और यहाँ वाला आयोटा माइनस के साथ आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके हमें जो रिजल्ट मिला दैट इज 4 बाय 4 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a प्लस k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर ओवर k1 k2 होल स्क्वायर sin हाइपरबोलिक k2a बन जाएगा। फाइनली ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास इसी टर्म के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है। अगर हम इसमें cos हाइपरबोलिक स्क्वायर की बजाय 1 प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a पुट कर दें और उसके बाद सॉल्व करें तो हमारे पास जो टर्म जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा 1 ओवर 1 प्लस 1 बाय 4 k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर ओवर k1 k2 होल स्क्वायर और sin हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a। इसमें हम वैल्यूज k1 और k2 की पुट कर देते हैं और इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हमें टोटल जो रिजल्ट मिलता है वो v नॉट स्क्वायर ओवर e v नॉट माइनस e मिल जाता है। इन वैल्यूज को हम जब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह का ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मिल जाता है। ये ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमें ये बता रहा है कि ई की वैल्यू बहुत कम है। अगर ई की वैल्यू कम है वी नॉट से तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी जो है वो रहेगी और पार्टिकल कुछ ना कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा। ये टर्म हमें ये शो कर रही है। अब हम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं तो उसके लिए हम इक्वेशन नंबर 9 में इक्वेशन नंबर 10 को पुट कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 9 हमारे पास 1 माइनस बी बाई ए वाली थी और इसमें हम ई बाई ए की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 10 से पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, और उसको पुट करने के बाद हम 1 में से इसको माइनस कर लेंगे, b बाई ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे और फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 2 cos हाइपरबोलिक k2a प्लस दिस आयोटा वाली टर्म और साइन और ये सब कुछ आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से b बाई ए की वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे, हम b बाई ए को इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करने की सूरत में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी k1 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर ओवर k1 k2 होल स्क्वायर sin हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 4 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a और यहाँ आ जाएगा प्लस k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर ओवर k1 k2 होल स्क्वायर sin हाइपरबोलिक स्क्वायर k2a। अगर हम इसको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की टर्म में लिखना चाहें यूजिंग द इक्वेशन नंबर 12 तो ये जो नीचे वाला आपके पास रिलेशनशिप है वो cos हाइपरबोलिक वाला ये आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट दे देगा और हमारे पास ये बन जाएगा 1/4 इंटू ट्रांसमिशन इंटू k1 प्लस k2 स्क्वायर ओवर k1 k2 और होल स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर k2 है। क्योंकि यहाँ से हम 1/4 जो है उसको कॉमन ले लेते हैं और cos हाइपरबोलिक स्क्वायर और यहाँ पर एक 4 अंदर इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास सॉरी 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास जो टर्म है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम इक्वेशन नंबर 13 को यूज़ करें यानी जिसमें हमने वी नॉट k1 और k2 की वैल्यूज पुट कर ली थी तो अब रिफ्लेक्शन हमारे पास आ जाती है जी 1/4 टी वी नॉट स्क्वायर ओवर ई वी नॉट माइनस ई और वी और ई की वैल्यूज को हमने पुट कर लिया तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि जो पार्टिकल है वो उसकी रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी है और उसकी ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी भी है। तो क्लासिकली जो पार्टिकल है जिसकी एनर्जी वी नॉट से कम है उसको रीजन
2 में वो नहीं जा सकता और ना ही रीजन 3 में जा सकता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हमने देखा है कि ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी भी मौजूद है और इसके अलावा उसकी टनलिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 0 नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ मौजूद है। यानी अब हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, दे कैन हैव टनल इफेक्ट, दे कैन टनल थ्रू द पोटेंशियल बैरियर और क्वांटम मैकेनिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लासिकल ऑब्जेक्ट्स की तरह जो है इम्पेनिट्रेबल नहीं होते बल्कि वो बैरियर्स में से टनल कर सकते हैं, उनमें पेनिट्रेट कर सकते हैं।